नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसके पार्ट को आज हम और आगे बढ़ाएंगे, उसके लेक्चर को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हमारा जो लेक्चर है वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लास्ट लेक्चर है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है तथा पार्ट 3 जो आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था उसके पार्ट 3 को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 3 में हम देखेंगे 1935 का जो अधिनियम है उसको और 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम उसको पूरी डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था 1858 का जो भारत शासन अधिनियम से वहाँ से लेके 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो लेक्चर है उसमें हमने जो 1935 का अधिनियम सम्मिलित किया हुआ है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 हमने सम्मिलित किया हुआ उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्ट और प्रावधान हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 3 जो कि आज का लास्ट पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को। यह अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जितने भी प्रावधान से उसमें से आधे से ज़्यादा प्रावधान को तो सम्मिलित नहीं किया गया था, परंतु इसमें से कुछ जो प्रावधान थे उनको सीधे तौर पर हमारे संविधान में जगह दी गई थी। तो चलिए इसके प्रावधानों को देख लेते हैं वन बाय वन करके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इस अधिनियम से जो है डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। आप याद देखिएगा, यह जो भारत शासन अधिनियम था यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इस दस्तावेज में जो है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, तो आपको याद रखना है। अब इस भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या थी इसको भी देख लेते हैं। तो यह जो अधिनियम था इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसने केंद्र और इकाइयों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा 3 आधार पर किया, संघीय सूची के आधार पर, राज्य सूची के आधार पर और समवर्ती सूची के आधार पर। तो आप याद देखिएगा, अवशिष्ट जो शक्तियां बचती थी उसको वायसराय को दे दिया गया इस अधिनियम के तहत। तथा इसके यह जो अधिनियम था, यह जो प्रावधान था, यह संघीय व्यवस्था मतलब यह जो प्रावधान थे ऊपर जो हमने देखा है प्रावधान को, यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो इसे भी आप याद रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रावधान थे, बहुत से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इसके प्रावधान थे उनको कभी भी अस्तित्व में नहीं लाया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से आधा से ज़्यादा जो प्रावधान थे, आधे से अधिक जो प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम के, वे कभी अस्तित्व में आए ही नहीं। परंतु एक बार आपको पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंस क्या है इस अधिनियम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। यह भी प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो अधिनियम था 1935 का, इसने जो है आप याद देखिएगा, यह जो अधिनियम था 1935 का, इस अधिनियम ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभाएं बनाई गई इस 1935 के अधिनियम के तहत। आप याद देखिएगा, 1935 के अधिनियम के तहत जो है बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। यह जो अधिनियम था इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार भी किया इस 1935 के अधिनियम ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो अधिनियम था इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित
भारत परिषद को समाप्त कर दिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो भारत परिषद का गठन किया गया था उसको 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो 1935 का अधिनियम था इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो 1935 का अधिनियम था इसने मताधिकार के क्षेत्र को विस्तारित कर लगभग 10% जो जनसंख्या थी हमारे देश की उसको मत देने का अधिकार दिया, इस भारत शासन अधिनियम 1935 ने, तो आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान किया गया था इस 1935 के अधिनियम के तहत कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसकी स्थापना पे, याद देखिएगा। और देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए जो है आरबीआई की जो स्थापना थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी इसी अधिनियम यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। आरबीआई की जो स्थापना थी 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। इसके बाद यह जो 1935 का अधिनियम था इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना इस 1935 के अधिनियम ने की थी। ये फैक्ट, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1935 का जो अधिनियम था इसने संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की और इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की 1935 के अधिनियम ने। तथा 1935 के अधिनियम के तहत जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये तीन नीचे के जो 3 फैक्ट हैं आपको याद रखने, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे 1935 के अधिनियम के तहत उसको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 फरवरी 1947 को उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा किस प्रकार से नींव पड़ती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये डेट, ये क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। तो डेट थी 20 फरवरी 1947 की और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब हमको स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यह जो क्लीमेंट एटली था इसने 20 फरवरी 1947 को घोषित किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इस घोषणा का मुस्लिम लीग ने विरोध किया और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की बात की। याद देखिएगा, जैसे ही क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 को भारत में जो है ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया जाएगा, इस घोषणा का जो है विरोध किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। तथा मुस्लिम लीग मांग रखती है कि भारत का जो है विभाजन 2 हिस्सों में कर दिया जाए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो है 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, आपको पता होगा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो 1946 में गठित संविधान सभा जो थी उसके द्वारा जो संविधान बनाया गया था वह केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो इसको स्वीकार करेंगे, वह उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा अगर उसको स्वीकार नहीं करता है तो उस क्षेत्र में उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो यह भी प्रावधान किया गया था 3 जून 1947। तो आप याद देखिएगा 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके द्वारा जो संविधान है उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो इस संविधान को स्वीकृत नहीं किए करेंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत के विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता था। आप याद देखिएगा 3 जून 1947 को जो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था इसी ने जो है भारत के विभाजन की योजना पेश की और इस योजना को जो है माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तथा इस योजना को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर विषय स्वीकार कर लिया गया। तो आप याद रखिएगा। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस थी इस अधिनियम की, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं यहाँ पे
सम्मिलित की गई हैं। देख लीजिए आप। तो पहली विशेषता थी, इसने जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने जो है ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। आप याद देखिएगा, और जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसने जो है भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को जो है इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम ने जो है भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसने जो है भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों, पहला था संप्रभु राष्ट्र भारत और दूसरा था पाकिस्तान का सृजन किया। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन में जो है गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति जो है नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इसे आप याद रखिएगा। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है वायसराय का जो पद चला आ रहा था, उसको समाप्त कर पुनः से जो है इन दोनों भारत और पाकिस्तान में जो है मतलब जो नए दो डोमिनियन बनाए गए थे भारत और पाकिस्तान, इसमें जो है गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया तथा इस गवर्नर जनरल के पद की जो नियुक्ति थी, गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति थी नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा इन दोनों राष्ट्रों को जो है संविधान बनाने तथा किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। इसके बाद इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी की। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसने जो है 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी कर दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट है, यह जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1947, इसने जो है भारतीय रियासतों को यह शक्ति दी कि वे चाहे या तो भारत में चले जाएं या तो पाकिस्तान में चले जाएं या वे स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी कि यह जो अधिनियम था इसने भारतीय रियासतों को यह शक्ति दी कि वे या तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या वे स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद इस अधिनियम ने जो है शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रिलेटेड। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ लिस्टिंग को देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 में संविधान सभा के द्वारा, उसमें कौन कौन से पद किसको किसको दिए गए थे, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार 1946 में जो बनाई गई थी, इसमें किसको किसको क्या पद दिया गया था, ये इसको देख लेते हैं। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी विभाग का पद दिया गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय का पद दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। उसके बाद जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। CH भाभा को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। इसके बाद जो राजगोपालाचारी थे, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और गजनफर अली खान को विधि मंत्री बनाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मंत्रालय थे जो दिए गए थे विभिन्न लोगों को। आंतरिक सरकार जो बनाई गई थी 1947 में, अंतरिम सरकार आप याद देखिएगा। अंतरिम सरकार जो 1946 में बनाई गई थी, इसमें किसको किसको क्या पद दिया गया, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली उस समय, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी विभाग, वैज्ञानिक शोध, ये सभी जो मंत्रालय थे ये दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद सरदार पटेल को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले, ये सभी दिए गए थे सरदार पटेल को। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद RK षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय की फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। उसके बाद और आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। आप देखिएगा, जो आसफ अली थे, क्या नाम था इनका, सॉरी आसफ अली यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कट कर दीजिएगा इसको आप।
आसापल्ली यहाँ पे नहीं होगा, तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया था जॉन मथाई को। जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे जो परिवहन मंत्रालय था रेलवे का, रेलवे और परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई को दिया गया था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था यहाँ पे क्या, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पे दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। आप यहाँ देखिएगा उद्योग एवं जो आपूर्ति मंत्रालय था यह किसको दिया गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था कौन सा मंत्रालय, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था विधि मंत्रालय, और मौलाना अबुल कलाम को दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला अध्याय था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमारा जो लेक्चर था, उसको हमने 3 पार्ट में पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो, हमारा जो लेक्चर था पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, किस प्रकार से हमारा संविधान निकल के आया, अगर आपको यह पसंद आता है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।